हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं वीडियो शूट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉरपोरेट फाइनेंस, विच इज़ ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीबीए एंड एमबीए। ठीक, अभी तक ऑलरेडी हम 2 वीडियो शूट कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के बारे में। क्या होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज जो हम इसी सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कैपिटल बजटिंग, या जिसको हम इन्वेस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग, ठीक, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एंड व्हाट आर द सम टूल्स एंड टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग। तो इसमें कुछ 5 मेथड्स भी पढ़ेंगे। फर्स्ट अराइज व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक मशीन, वी वांट टू स्टार्ट ए न्यू फैक्ट्री, वी वांट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, वी वांट टू एक्वायर ए न्यू बिजनेस। ठीक, ऐसे प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, प्रोसेस क्या करना है, इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग। हमें उनको इवेलुएट करना है वेदर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट, एंड देन वी नीड टू सेलेक्ट इट। ठीक, तो यानी एक किस्म से हम ये भी कह सकते हैं बिजनेस को शुरू करने या एक्सपेंशन से रिलेटेड ये डिसीजन है। तो शुरू करते हुए हमें ये देखना है कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सी मशीन हम चूज करें। तो वी मे हैव 2 और मोर देन 2 ऑप्शन, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, किसको हमें सेलेक्ट करना है। और इवन एक भी ऑप्शन है तो भी हमें डिसीजन ये लेना है कि वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर इट और नॉट। ठीक, मान लो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, तो भी जरूर नहीं ना हम उसको शुरू ही करें। हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट ए शुरू करने से हमें फ़ायदा है या नहीं। अगर वो फ़ायदेमंद है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो आवर डिसीजन क्राइटेरिया विल बी वेदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। And if we are having 2 or more than 2 option available for long term investment, then we have to take care कि which one is the best one। पहला तो हम ये देखेंगे कि क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर सारे रिजेक्ट करने वाले हैं तो सबको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर सारे ही अच्छे हैं तो फिर हम उनमें से देखेंगे which is the best one और उसको हम चूज करेंगे। ठीक, तो कैपिटल बजटिंग एक किस्म से हम इसको ये भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम इसमें करते हैं। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं, प्लांट एक्सपेंशन हमें करना है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स करना है। तो इस टाइप के जो डिसीजन हैं जिनमें ज़्यादा पैसा भी लगता है और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो वाई दिस डिसीजन आर सो इम्पोर्टेंट। ठीक, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके सही होने या ना होने पे हमारा बिजनेस का इवन एग्जिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई आर सो इम्पोर्टेंट। तो सम ऑफ द रीजन आर, नंबर 1, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड। ये जो डिसीजन होते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल देखा लास्ट स्लाइड में, या तो हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या कोई नई असेट्स खरीद रहे हैं, या कोई पुरानी असेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इन सभी कामों में क्या होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ये छोटा मोटा रुपीज़ का काम नहीं है कि चलो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है। सेकंड, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो डिसीजन है ये हमारी आने वाले लॉन्ग टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो अगर आज हमने कोई गलत मशीन चूज कर ली तो उसकी वजह से हमारा कई सालों तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी, और आज अगर हमने कोई अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी मशीन चूज कर ली तो उससे हमारे आने वाले कई सालों तक हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है इन वाले डिसीजन का। ठीक, कुछ अदर डिसीजन हो सकते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन, जिसमें क्या होगा, थोड़े टाइम ही प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो हम बियर कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो एक बार अगर आपने गलत डिसीजन कैपिटल बजटिंग का ले लिया तो उसके लिए आपको काफ़ी सालों तक उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। थर्ड है हेल्प्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक, तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने में, जो बिजनेस को ग्रोथ करने में, कैपिटल को ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन। ठीक, तो एक अच्छा कैपिटल बजटिंग मेथड है हमारे पास
तो रॉन्ग डिसीजन होने की संभावना कम हो जाती है, गलत बिजनेस चूज करने की संभावना कम हो जाती है। इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है और हमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करके लेने होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, और इसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म तक पड़ने वाला है। ठीक, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो व्हाट आर द सम स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग? क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने के लिए? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक, दो या फ्यू प्रोजेक्ट हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते हैं, जो कि हम शुरू करना चाहते हैं। तो हम उनकी लिस्ट बना लेंगे। मान लो मैंने लिस्ट बनाई प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ये दो में मैं सोचना चाहता हूँ। ठीक, तो पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा कौन से दो प्रोजेक्ट या कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मेरी कैपिटल से और मेरे ऑब्जेक्टिव से मैच खाते हैं, जिनको मैं शुरू कर सकता हूँ। सेकंड है फिर एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। फिर मुझे हर प्रोजेक्ट, अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसका, दो है तो दोनों का कैश फ्लो का एस्टिमेशन करना पड़ेगा। ठीक, कि कितना फंड्स उनमें मुझे इन्वेस्ट होने वाला है, जिसको हम नाम देंगे कैश आउटफ्लो। यानी जो प्रोजेक्ट को शुरू करने में जो हमें पैसा शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा जो लगाना पड़ेगा अपने पास से, उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। और उसके बदले जो वो प्रोजेक्ट या वो मशीन जो हमें हर साल कमा करके देगी, बचा करके देगी, उसको बोला जाएगा कैश इनफ्लो। तो हम इन दोनों को एस्टिमेट लगाएंगे। मान लो मैंने प्रोजेक्ट ए शुरू किया, तो प्रोजेक्ट ए में कितना तो मुझे शुरू में आउटफ्लो करना पड़ेगा और कितना मुझे आने वाले कुछ सालों तक इनफ्लो होगा, उसका मुझे एस्टिमेशन अभी से लगाना पड़ेगा। अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया है, इवन परचेज भी नहीं किया है, बट पहले ही मुझे उसका एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं उस प्रोजेक्ट को या उस मशीन को लूँ या नहीं लूँ। तो इस स्टेप पे हमें क्या करना है? एस्टिमेशन करना है। तो बेस्ड ऑन दैट मशीन और दैट प्रोजेक्ट कैपेसिटी में देखूंगा कि कितनी यूनिट बनेंगी, उसका क्या प्राइस रहेगा और कितना मेरा इनफ्लो होगा, और उस मशीन की जो कॉस्ट होने वाली है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। तो मुझे उन दोनों का एस्टिमेशन करना पड़ेगा। देन इवेलुएशन ऑफ प्रपोजल। फिर मैं उन प्रपोजल को इवेलुएट करूँगा। ठीक, कैसे कैसे वो चलेंगे, क्या उसमें रिस्क हैं, कैसे वो प्रोसेस में होगा। तो हर प्रोजेक्ट को मुझे, जितने भी मेरे अंडर कंसिडरेशन है, वो एक है, दो है या ज़्यादा है, उन सबको मुझे 1 by 1 इवेलुएट करना पड़ेगा। देन बेस्ड ऑन द इवेलुएशन आई हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा तो नहीं मेरे पास मान लो 3 प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया, मैं तीनों तो शुरू नहीं कर सकता, तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है। ठीक, तो मुझे उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा। तो इसको चूज करने के लिए हम आने वाले इसी चैप्टर में बात करेंगे कुछ टूल्स या टेक्निक्स या मेथड है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, तो इसमें हम कुछ मेथड करेंगे, उन मेथड की हेल्प से हम चूज करते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो मान लो मैंने प्रोजेक्ट ए, बी और सी को कंसिडर किया और मेरा डिसीजन आया मान लो प्रोजेक्ट बी, बेस्ड ऑन दोज टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद हमें उस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, उस मशीन को खरीदना है, और एक बार खरीदने से या इम्प्लीमेंट से ही काम नहीं होगा, उसको मुझे रेगुलरली परफॉर्मेंस रिव्यू भी करना पड़ेगा कि मैंने जो सोचा था क्या वो वैसा ही इनफ्लो हो रहा है या नहीं, जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल बस्टिंग process. Okay, so now we will discuss techniques और methods of the capital budgeting. जैसे हमने शुरू में कहा कि there are 5 methods या 5 techniques होते हैं जिसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं या एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक, तो इन मेथड्स को, इन 5 मेथड्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जिसमें हम 2 मेथड्स की बात करते हैं, पे बैक पीरियड मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट मेथड जो है हमारे डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्निक्स में बोलते हैं, क्योंकि ये जो करंट जो 2 मेथड हम बात करने वाले ट्रेडिशनल, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियां हैं जो अभी हम बात करेंगे। उन कमियों को दूर करने के लिए हम कुछ नए मेथड यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज का रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, जिसके मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, या इसको हम बोलते हैं एनपीवी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड
और लास्ट होता है IRR मेथड, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो टोटल 5 मेथड्स हैं हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के। पे बैक पीरियड मेथड नंबर 1, नंबर 2 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड ARR मेथड, थर्ड होता है हमारा NPV मेथड, फोर्थ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड फिफ्थ इज IRR मेथड। तो पहले जो 2 मेथड जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर नोन एज ट्रेडिशनल टेक्निक्स। तो पहले 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो सबसे सिंपल और सबसे पुराना मेथड है टेक्निक्स का, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पे बैक, ठीक। तो पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड रेफर टू द टाइम्स रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें हम कुछ पैसा शुरू में इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसमें मुझे 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने हैं स्टार्टिंग में। तो पे बैक पीरियड क्या होगा, कितने पीरियड में वो 10 करोड़ जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं स्टार्टिंग, वो कितने टाइम में मेरे पास वापस आ जाएंगे, यानी वो मुझे पे कर देगा बैक। तो वो पीरियड जो हम निकाल लेते हैं, दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड निकलेगा कैसे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। अगर हमारा एनुअल कैश इनफ्लो सेम है हर साल, तो मान लो मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा हो गया आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और हर साल मुझे मान लो 2 करोड़ रुपए का इनफ्लो हो रहा है। तो 10 करोड़ डिवाइड बाई 2 करोड़ यानी 5 ईयर मेरा क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड। तो इसको एक एग्जांपल से समझे, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी है मान लो 2 लाख रुपए और एनुअल कैश इनफ्लो है हमारा 50,000, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 50,000, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। तो 2 लाख डिवाइड बाई 50,000 यानी 4 ईयर में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पे बैक पीरियड, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड इन 4 ईयर। तो जो पैसा मैं शुरू में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में, 4 साल में वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो अगर इनफ्लो सेम है हर साल तो ये सिंपल मेथड लग जाएगा। अगर इनफ्लो हर साल थोड़ा बहुत अलग है तो हम इसमें थोड़ा सा टूल चेंज करते हैं, एक टेबल के हेल्प से हम पता लगाते हैं, बट कैलकुलेट हम वही करेंगे कितने टाइम में वो मुझे पे बैक कर देगा। तो दैट इज नोन एज पे बैक पीरियड। तो क्या एडवांटेज है इस मेथड्स के, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट है, ईजी करना, कैलकुलेट करना ईजी है। देन यूजफुल फॉर लिक्विडिटी डिसीजन। तो इसमें क्या है, मैं ये देखता हूँ कितने टाइम में मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो जितना जल्दी आए उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो लिक्विडिटी की कंडीशन जहाँ खराब होती है वहाँ हम ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना चाहते हैं जहाँ वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा वापस मुझे कमा कर दे दे। थर्ड, सुटेबल अंडर अनसर्टनिटी, जहाँ बिजनेस अनसर्टनिटी है, मुझे पता नहीं आगे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ ऐसा प्रोजेक्ट चूज करूँ जिससे जल्दी जल्दी मेरा पैसा कम से कम जो मैंने लगाया है वो कवर हो जाए। बाद में चाहे मुझे वो बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट देगा, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम लॉस तो नहीं होगा, ठीक। तो ये इसकी कुछ एडवांटेज है, बट इसमें मेजर 2 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा यूज आज के टाइम में नहीं करते। फर्स्ट वन क्या है, इट इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है, ये सिर्फ इनफ्लो की बात करता है, जो कि सही नहीं है, ठीक। सेकंड जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मेथड की और इससे आने वाले नेक्स्ट मेथड की, दैट दे इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, टाइम की मनी के अकॉर्डिंगली वैल्यू अलग अलग होती है और चेंज होती रहती है। बट यहाँ पे क्या होता है, सेम अमाउंट को हम कंसीडर करते हैं, जो पहले साल अमाउंट मिला उसकी भी वैल्यू सेम है और लास्ट वाले की भी वैल्यू सेम है। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करा जाता। तो मान लो 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका टोटल इनफ्लो तो सेम है, बट एक प्रोजेक्ट है जो पहले ज़्यादा कमा के दे रहा है स्टार्टिंग के ईयर में, लास्ट के ईयर में कम दे रहा है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है स्टार्टिंग में कम दे रहा हो, बाद में ज़्यादा दे रहा हो। तो ये दोनों को इक्वल वेटेज देता है, जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि जो पैसा पहले हमारे पास स्टार्टिंग में ज़्यादा आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। इसलिए हालांकि ईजी है कैलकुलेट करने में, समझने में, बट आज के रियल वर्ल्ड में हम इसको यूज नहीं करते। तो फिर इसकी कमी की वजह से हम शिफ्ट हुए सेकेंड मेथड पे, दैट इज नोन एज ARR मेथड। इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोल देते हैं या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं। तो ये क्या कहता है, आप उसके रेट ऑफ रिटर्न निकाल लीजिए, एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं या लोन लेते हैं तो हमें रेट ऑफ रिटर्न समझने में आसान होते हैं, कितने रेट से हम कमा रहे हैं, 8%, 10%, 12%। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारा फॉर्मूला रहेगा वो है हाउ टू कैलकुलेट ARR, और उस ARR के बेस पे हम डिसीजन लेंगे। जितना ज़्यादा ARR होगा हमारा, ARR मतलब एवरेज रेट या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उतना हमारे लिए
अच्छा। तो पे बैक पीरियड में रिवर्स होता है, जितना कम होगा उतना अच्छा है, बट ARR हमारी जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ARR या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी हर साल मुझे ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, कितना पैसा मैं लगा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट है जिसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए और वो मुझे हर साल लगभग 20,000 ऑन एन एवरेज कमा के देता है। तो इसकी ARR हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू में 100 यानी 20%। तो यानी जितने भी प्रोजेक्ट मेरे पास अंडर कंसिडरेशन है मैं उन सब की ARR निकाल लूंगा। और इसमें डिसीजन कैसे लिया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट की ARR ज़्यादा होगी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हमने चेंज किया लास्ट मेथड से, एक तो हमने इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर किया है, तो इसके एडवांटेज वही है, एक तो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, दूसरा इसमें क्या हो गया, हमने इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज किया है। थर्ड है हेल्पफुल इन कंपैरिजन, प्रॉफिट को कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है, बट इसकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, इट ऑल्सो इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और एवरेज क्या होता है, सारे सालों को प्रॉफिट को ऐड करना और उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर से। तो मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि पहले साल प्रॉफिट कम हुआ या लास्ट के साल में प्रॉफिट कम हुआ, सबकी वेटेज सेम लेकर ये चलता है मेथड। तो उस वजह से हमारा जो एक फाइनेंस का जो इम्पोर्टेंट टर्म है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको ये इग्नोर करता है और उसकी वजह से कई बार डिसीजन हमारे गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट कैश फ्लो। तो ये दोनों, इसमें फ़ायदा भी है ये एक डिसएडवांटेज भी है कि ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेता है, जो कि कई लोग क्या कहते हैं कि वो सही नहीं है। ठीक, तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो यानी दो मेथड हमारे जो है सिंपल है, पे बैक पीरियड और ARR मेथड, बट दोनों सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट एक प्रॉब्लम दोनों में क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। ठीक, इसके लिए हम आने वाला जो मेथड हम बात करने वाले हैं, देज आर नोन एज डिस्काउंटिंग मेथड या मॉडर्न मेथड। ठीक, जो नेक्स्ट 3 मेथड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच आर नोन एज और क्लासिफाइड एज डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, या इनको मॉडर्न टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हम 3 टेक्निक या मेथड की बात करेंगे, NPV मेथड दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और एक थर्ड हमारा रहेगा PI मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। दो एक्चुअली में NPV मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये तीनों हमारे मेथड या टेक्निक क्या कौन सी फॉलो करते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक को, मीन्स दीज मेथड्स कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, जो मनी पहले मिलेगी उसको वेटेज ज़्यादा देते हैं, जो मनी बाद में आएगा इनफ्लो उसको वेटेज कम देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यही कहती है। हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और इनका एक एक न्यूमेरिकल भी सिंपल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक बार जस्ट हम रिवाइज कर लें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं कि मनी टुडे रिसीव्ड इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ड्यू टू दिस रीजन जो पैसा हमें पहले मिलता है या आज मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ मनी विच वी आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर। और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर में और फ्यूचर मनी को उसके इक्विवेलेंट प्रेजेंट में। ठीक, तो जब हम प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग या फ्यूचर वैल्यू, और जब हम उसको रिवर्स करते हैं फ्यूचर मनी को उसके इक्विवेलेंट प्रेजेंट मनी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग या कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। सो नाउ द आवर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जो हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, वो भी NPV मेथड के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, NPV क्या होता है, पहले हम ये देखें। NPV इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, और उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल
इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 50 करोड़, और उसके बदले मुझे टोटल 90 करोड़ मिलेंगे, बट वो फ्यूचर में मिलेंगे, और उसको जब मैंने प्रेजेंट की में वैल्यू में कन्वर्ट किया तो मान लो उसकी वैल्यू आई 70 करोड़। तो 70 करोड़ माइनस 50 करोड़ दैट इज 20 करोड़ जो डिफरेंस है वो मेरा क्या कहलाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे इसमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं, मुझे 2 डेटा चाहिए। एक तो चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट में है ही, दूसरा मुझे चाहिए फ्यूचर इनफ्लो, और फिर मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्रेजेंट वैल्यू में, और फिर उन दोनों को मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि उससे मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है। अगर वो जीरो है तो इसका मतलब मुझे ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। और अगर वो माइनस में आ रहा है अगर हमारा एनपीवी, इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट जो मैं चूज करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हम पहले एनपीवी निकालते हैं और उसके बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं देखूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मान लो मेरी है 1,20,000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो मैं क्या निकालूंगा, एनपीवी निकालूंगा। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनफ्लो की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, मान लो 1,20,000 माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, एनपीवी। एनपीवी मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो पॉजिटिव एनपीवी का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर माइनस में है, नेगेटिव है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना होता है। तो एडवांटेज क्या है इस मेथड के, इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो पहले 2 मेथड में हमने डिस्कस किया था उनका ये ड्रॉबैक था, लिमिटेशन थी, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते थे। बट ये जो मेथड है एनपीवी मेथड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, क्योंकि हम उसके हिसाब से फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। सेकंड, इट यूज ऑल कैश फ्लो, कैश फ्लो को ये कंसीडर करता है। जबकि हमने देखा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या था, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर कर लेता था, जो कि सही नहीं था। तो इसलिए इसमें आउटफ्लो को भी हम और इनफ्लो दोनों कैश फ्लो के कंसीडर करेंगे। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, ये जो मेथड है इससे जो डिसीजन लिया जाएगा उससे हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होती है। और साइंटिफिकली भी ये रिलायबल है, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन करके मेथड्स को यूज करके टेबल को यूज करके निकाला जाता है, और इसमें साइंटिफिकली भी कैलकुलेशन हमारी सही होती है, डिसीजन हमारा सही निकल के आता है। नेक्स्ट जो मेथड हम यूज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीवी मेथड में जो हम न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रॉब्लम है कि ये जो मेथड है, अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है और उनमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, मान लो प्रोजेक्ट ए है उसमें 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बदले कुछ इनफ्लो मिल रहा है। प्रोजेक्ट बी ऐसा है जिसमें मैं इन्वेस्ट ही 20 करोड़ कर रहा हूँ और उसके बदले कुछ इनफ्लो मिल रहा है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर अगर सेम मेथड से करूँगा एनपीवी मेथड से, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक, मान लो मेरा प्रोजेक्ट ए का एनपीवी आ गया 1 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट बी का एनपीवी आ गया मान लो 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा मेथड क्या कहता है, जिसका एनपीवी ज़्यादा है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। बट अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है तो मैं 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमा पा रहा हूँ, जबकि प्रोजेक्ट बी में 20 करोड़ लगा के मैं सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो हमारा डिसीजन इस तरह कई बार गलत हो सकता है अगर दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 प्रोजेक्ट के अलग अलग है, तो वहाँ पे हमें एनपीवी की बजाय उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, दैट इज पीआई मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, वो हमें यूज करना होता है। ये क्या कहे, पीआई मेजर बेनिफिट रिसीव्ड पर रुपीज इन्वेस्टेड। ठीक, तो इसमें हम अमाउंट को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे हम माइनस करते थे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया। एनपीवी मेथड में हम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे पीआई के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 1 पॉइंट समथिंग आएगा या पॉइंट समथिंग, या तो 1 से ज़्यादा आएगा या 1 से कम। अगर हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, और 1 से कम आ रहा है तो वो हमारे लिए लॉस मेकिंग है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है
तो जिसका पीआई सबसे ज़्यादा होगा, तो मान लो पहले वाले प्रोजेक्ट का पीआई आ रहा है 1.1 और दूसरे का पीआई आ रहा है 1.2 या 1.3, तो मैं सेकंड वाले को चूज करूँगा। तो इसमें जो एनपीवी मेथड की जो एक प्रॉब्लम थी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर अलग अलग हो तो हमारा डिसीजन गलत हो जाता था, वो कमी भी इससे पूरी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मेरा इनफ्लो है मान लो 1,50,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, तो मेरा पीआई कितना हो जाएगा 1.5। तो इसका फायदा क्या है, सिंस पीआई इज ग्रेटर देन 1 प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। तो अगर पीआई हमारा 1 से ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर पीआई हमारा 1 से कम है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक, तो देखा जाए तो पीआई मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड कोई अलग मेथड नहीं है, ये एनपीवी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। और ये कहाँ पे फर्क देगा रिजल्ट में, जहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग है। तो अगर दो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है तो एनपीवी मेथड में भी आंसर सेम आएगा और पीआई मेथड का आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट जहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग है तो वहाँ पे मुझे पीआई या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इनका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देन आता है हमारा लास्ट मेथड, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, या जिसको हम बोलते हैं IRR मेथड। ठीक, अब एनपीवी मेथड वैसे तो साइंटिफिक मेथड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करता है, बट एक प्रॉब्लम क्या है कि एनपीवी मेथड में हमें एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मानना होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है 10%। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि वो कैसे हम डिसाइड करें। ठीक, तो कोई प्रोजेक्ट में हो सकता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम 10% मान लें, किसी में 9 मान लें, और कई बार ये देखा गया कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को चेंज करने से हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो अगर सेम क्वेश्चन को मैं IRR से 10% से निकालूंगा तो गलत आंसर हमारा अलग आ सकता है, और रेट को चेंज करके 8% या 12% कर दो तो आंसर हमारा एनपीवी में चेंज आ सकता है। ठीक, तो मीन्स कहीं ना कहीं बायसनेस की थोड़ी गुंजाइश हो जाती है, या मैनुअल इंटरवेंशन थोड़ा हो जाता है, रेट कम रखूं या ज़्यादा रखूं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा लास्ट मेथड यूज होता है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये मेथड क्या कहता है कि आप वो रेट ऑफ रिटर्न ही क्यों ना निकाल लो जिस रेट ऑफ रिटर्न से हमारा ने प्रोजेक्ट कमा के दे रहा है, यानी जिस रेट ऑफ रिटर्न से हमारा आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो हो जाता है। तो इसमें जो आंसर आएगा IRR में वो आएगा परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, 10%, 11% या 9%। ठीक, और जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है, बट ये सुनने में आसान लगता है, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है निकालने में, बट आंसर जो आएगा वो साइंटिफिक होगा, एग्जैक्ट होगा। बट इसकी कैलकुलेशन में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सो दैट अगर क्वेश्चन में थ्योरी का क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द IRR मेथड, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा, रेट ऑफ रिटर्न में आएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों मेथड की टेक्निक्स को, एक पहले हमने वीडियो में देखा था ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कौन से 2 मेथड थे, पे बैक पीरियड मेथड और ARR मेथड, और आज हमने देखा मॉडर्न मेथड जिसमें हम 3 मेथड बात करते हैं जो मोर और लेस सेम ही है, एनपीवी मेथड, PI मेथड और IRR मेथड। तो इनमें क्या फ़र्क है, मेन फ़र्क है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ट्रेडिशनल मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे थे दोनों, जबकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में एक्यूरेसी कम होती है, लोअर होती है, उसमें आंसर कई बार गलत भी हो जाता है, जबकि यहाँ पे एक्यूरेसी के चांसेस मैक्सिमम है, ज़्यादा है। ट्रेडिशनल मेथड सिर्फ लिक्विडिटी को कंसीडर करता है कि पैसा मेरे पास जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, जबकि यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंसीडर करते हैं। और मेथड मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रेडिशनल के 2 मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड एंड ARR मेथड, जबकि मॉडर्न में हम 3 मेथड की अभी हमने बात की, NPV, IRR एंड PI मेथड। तो ये टोटल 5 मेथड हमारे हो गए। अभी दोनों वीडियो में हमने देखा क्या ये मेथड है, क्या इनका क्राइटेरिया है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम इस सीरीज में लाएंगे वो पूरा न्यूमेरिकल बेस होगा,
जिसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे और पांचों मेथड को 1 बाय 1 उसी क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। यानी सेम क्वेश्चन से हम पहले पे बैक पीरियड निकालेंगे, फिर हम उसका ARR निकालेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को हम NPV, PI और IRR को निकाल के, और सिर्फ 2 फायदे होंगे, एक तो सारे मेथड हमें क्लियर हो जाएंगे और एक उनमें कंपैरिजन भी हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि अलग अलग मेथड अलग अलग आंसर दे रहे हो। ठीक, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारी क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।